और आज का हमारा टॉपिक है हीगल का राज्य सिद्धांत। हीगल का राज्य सिद्धांत, यह जो टॉपिक है वह बीए, एमए सेमेस्टर पद्धति, टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस, नेट जेआरएफ तथा सिविल सर्विसेज के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देखते हैं हीगल का राज्य सिद्धांत। हीगल के राज्य संबंधी सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसके दो ग्रंथ फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिलोसफी ऑफ राइट बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उसके राज्य संबंधी दर्शन को जर्मनी की तत्कालीन राजनीतिक दुर्दशा ने भी अत्यधिक प्रभावित किया। हीगल ने बड़े ही दुखी शब्दों में जर्मनी की राजनीतिक दुर्दशा का वर्णन किया है और राज्य के महत्व का प्रतिपादन बड़ी ही निर्भीकता से किया है ताकि जर्मनी एकीकृत हो सके। हीगल के राज्य के सिद्धांत को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है। राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। हीगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा से उत्पन्न हुई हैं। विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहता है और सर्वप्रथम जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, किसकी? विश्वात्मा की। फिर वनस्पतियों तथा प्राणियों के रूप में, तत्पश्चात इसका सर्वोत्तम रूप मनुष्य में प्रकट होता है। विश्वात्मा का विकास यहीं अवरुद्ध नहीं हो जाता और परिवार, समाज जैसे संस्थाओं में यह प्रकट होता है और अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, गॉड ऑन अर्थ। राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। हीगल से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा प्रचलित था और रूसो जैसे विचारक यह मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते से हुई है। हीगल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कहा है कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाला चरम विकास का प्रतीक है। जो राज्य है वो विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाला चरम विकास का प्रतीक है। हीगल के अनुसार विश्वात्मा बाह्य जगत में विकास के अनेक रूपों को, अनेक स्तरों को पार करते हुए सामाजिक आचार की संस्थाओं में प्रकट होती है। सामाजिक आचार के क्षेत्र में परिवार का प्रादुर्भाव उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। परिवार का मौलिक तत्व प्रेम की भावना है। राज्य की उत्पत्ति के लिए हीगल परिवार को पहली सीढ़ी या वाद मानता है, यानी राज्य की उत्पत्ति की पहली सीढ़ी है परिवार, जिसको वह वाद मानता है। किंतु परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाता है और इस क्रिया से समाज का जन्म होता है। हीगल ने इसे बुर्जुआ नाम से पुकारा है, जो राज्य के विकास में प्रतिवाद की भूमिका निभाता है, यानी परिवार वाद है और समाज प्रतिवाद है। किंतु समाज के संगठन का आधार परिवार की भांति प्रेम, त्याग नहीं, वरन प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष एवं स्वहित चिंता होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा करता है। किसी सीमा तक उसकी उन्नति भी होती है, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रक्रिया मानव विकास में बाधा पहुंचाती है। अतः इसे मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है और यह अनुभूति राज्य को जन्म देती है, जो संवाद के रूप में प्रकट होती है, यानी परिवार वाद है, समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है, जिसमें परिवार एवं समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है। यानी राज्य में परिवार और समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है, जो इन दोनों से उच्चतर संगठन है। यानी राज्य जो है परिवार और समाज दोनों से उच्चतर संगठन है। राज्य अपने नेतृत्व में समाज में एकता और सामंजस्य की स्थापना करता है और इसे सामाजिक हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
हीगल राज्य को एक उच्च जीवधारी मानता है जो विश्वात्मा के बाह्य विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। हीगल के शब्दों में राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर की शोभा यात्रा है। उसका आधार विवेक की शक्ति है जो अपने को इच्छा के रूप में साकार बनाती है। हीगल के राज्य की विशेषताएं देख लेते हैं। हीगल राज्य को विश्वात्मा का द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास मानता है, यानी राज्य क्या है, विश्वात्मा का चरम विकास है। किस पद्धति से? द्वंद्वात्मक पद्धति से। हीगल के राज्य का सिद्धांत अग्रलिखित है, यानी हीगल के राज्य सिद्धांत की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। हीगल कहता है कि राज्य एक दैवी सत्ता है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। उसकी द्वंद्वात्मक धारणा के अंतर्गत राज्य सर्वोच्च संगठन है जिसमें विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी है। हीगल के मत से यद्यपि राज्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुई है, तथापि इस विकास क्रम में दैवी चेतना काम करती है और राज्य के रूप में उस दैवी चेतना का पूर्णतः प्राप्ति हो जाती है। राष्ट्रीय राज्य विश्वात्मा का अभिनव अभिव्यक्ति होती है और उसका स्वरूप दैवी होता है। राज्य का सावयव रूप। हीगल राज्य को पूर्ण सावयव के रूप में मानता है। अपने युग के अन्य सावयवधारियों की भांति यह जीव सावयव तथा राज्य सावयव के मध्य केवल आंगिक समानता की ही स्वीकृति नहीं करता, बल्कि राज्य को एक चेतन प्राणी समझता है। यहाँ पे सावयव का मतलब होता है कि सभी एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। जैसे राज्य क्या है, एक शरीर है, तो उसके जो नागरिक हैं वो शरीर के अंग हैं। तो हम देख रहे थे कि चेतन प्राणी समझता है। हीगल के अनुसार राज्य की स्वतः अपनी इच्छा तथा व्यक्तित्व होता है जिसमें उसके अंगों, व्यक्तियों तथा समुदायों की इच्छा तथा व्यक्तित्व विलीन रहते हैं। इतिहासकार राके ने हीगल के विचार को निम्नवत शब्दों में अभिव्यक्त किया है। राज्य व्यक्ति है, वे एक दूसरे के समान हैं, फिर भी एक दूसरे से स्वतंत्र है। वे आध्यात्मिक सत्ताएं हैं, मानव आत्मा की मूल सृष्टि है, उन्हें ईश्वर के विचार तक कहा जा सकता है। ये सारी बातें राज्य के संबंध में है। राज्य साध्य है, साधन नहीं। हीगल ने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना है। उसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है, अतः वह अपने आप में साध्य हो सकता है, साधन कभी नहीं बन सकता। मैकगवर्न के शब्दों में पुराने उदारवादी इस बात पर बल देते हैं कि राज्य अपने में साध्य नहीं बल्कि साध्य के लिए साधन मात्र है। इसके विपरीत हीगल ने यह घोषित किया कि राज्य स्वयं एक साध्य है और व्यक्ति एक साध्य के लिए साधन मात्र है, यानी राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है, ऐसा हीगल मानते हैं। राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं। हीगल कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं है क्योंकि विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होती है उनमें राज्य सर्वोत्तम है और दोनों के हित एक हैं। हीगल की मान्यता है कि राज्य हमारी सच्ची, निष्पक्ष एवं निस्वार्थ सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, अतः राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी पारस्परिक विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य सर्वशक्तिमान है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होने के कारण सर्वशक्तिमान है। राज्य से ऊपर कोई शक्तिशाली संस्था नहीं होती है। सेबाइन के अनुसार हीगल के चिंतन में राज्य स्वयं ही शक्ति है, वह राज्य की इच्छा का बाह्य स्वरूप है। यह व्यक्तिगत जीवन तथा नागरिक समाज की नैतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं से पृथक तथा ऊपर है। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। हीगल के अनुसार राज्य जो है नैतिक बंधनों से मुक्त है क्योंकि वो अपने आप में एक नैतिक संस्था है। हीगल के अनुसार राज्य सर्वोच्च संस्था है, यह विश्वात्मा का अवतार है, अतः उस पर वे नैतिक बंधन लागू नहीं किए जा सकते जो एक व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं। उसके अनुसार राज्य स्वयं जो है नैतिकता के सिद्धांतों का सृजन करने वाला है और राज्य जो भी कार्य करता है वो सर्वथा न्यायोचित है।
अगली जो विशेषता है राज्य की हीगल के अनुसार वो है कि राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व। हीगल के अनुसार राज्य का अस्तित्व स्वतंत्र है, वह स्वयं ही अपने कर्तव्य का निर्धारण करता है। राज्य एक पूर्ण आत्मा है जो सत और असत को विवेकपूर्ण ढंग से छांटकर शर्मनाक जघन्य नियमों का परित्याग करता है। संक्षेप में हीगल राज्य में प्लेटो और अरस्तु की भांति हीगल जो है राज्य को प्लेटो और अरस्तु की भांति सर्वश्रेष्ठ संस्था मानता है। उसके अनुसार राज्य मूर्तिमान स्वतंत्रता है, यह वृद्धि का स्वरूप है तथा विश्वात्मा का उच्चतम विकास है। राज्य व्यक्ति की इच्छा के श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष में देखें तो हीगल राज्य को प्लेटो और अरस्तु की भांति सर्वश्रेष्ठ संस्था मानता है। हीगल के अनुसार राज्य वर्तमान स्वतंत्रता है, यह वृद्धि का जो है स्वस्थ स्वरूप है तथा विश्वात्मा का उच्चतम विकास है। राज्य व्यक्ति की इच्छा के श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति राज्य की इच्छा का विरोध कदापि नहीं कर सकता। हीगल की दृष्टि में राज्य विवेक का प्रतीक, दैवीय, अपने में साध्य, नैतिकता का निर्माता, संपूर्ण सर्वशक्तिमान, अंतर्राष्ट्रीय कानून से परे, स्वतंत्र, संवैधानिक एवं चर्च से पृथक है। हीगल ने क्या कहा कि हीगल की दृष्टि में राज्य कैसा है? विवेक का प्रतीक है, दैवी है, अपने आप में साध्य है, नैतिकता का निर्माता है, संपूर्ण सर्वशक्तिमान है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से परे है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक है तथा चर्च से भी पृथक है। राज्य निरपेक्ष है और उसका अंतिम लक्ष्य वह स्वयं है। व्यक्ति राज्य का केवल एक अंग मात्र है। और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वथा उसी पर आधारित रहता है या निर्भर रहता है। व्यक्ति अपने विकास के लिए राज्य पे निर्भर रहता है। विभिन्न विद्वानों ने हीगल की कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि हीगल के परिवार का आधार, जिसमें परिवार को वाद और नागरिक समाज को प्रतिवाद बताया गया है, पूर्ण रूप से असंगत है। प्लेमनाज कहते हैं कि नागरिक समाज और परिवार को चुनौती नहीं देता, दोनों में कभी ऐसा संघर्ष नहीं होता। नागरिक जो है समाज और परिवार को चुनौती नहीं देता है क्योंकि दोनों में ऐसा कोई संघर्ष नहीं होता, परिवार और समाज के बीच संघर्ष नहीं होता। यदि होता भी है तो हीगल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संघर्ष कैसे होता है। आलोचक कहते हैं कि हीगल सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा में विश्वास करने वाला उग्र राष्ट्रवादी है, जो व्यक्ति तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता को बिल्कुल तुच्छ मानकर उन्हें राज्य की वेदी पर बलिदान कर देता है। हीगल अपने राज्य को वैदिक तथा नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है क्योंकि राज्य स्वयं ही नैतिक बंधनों का सृजन करता है। आलोचकों के अनुसार हीगल ने राज्य को नैतिक बंधनों से मुक्त कर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र आचरण की छूट दे दी है, जिससे अराजकता उत्पन्न होगी तथा विश्व शांति खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही राज्य अपने नागरिकों से इन नियमों के अनुपालन का अधिकार भी खो देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीगल के विचारों की विद्वानों द्वारा अतिशय आलोचना की गई है तथा हीगल के राज्य विषयक सिद्धांत की भी कितनी भी आलोचना क्यों न की गई हो, इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी हीगल के राज्य सिद्धांत की कितनी भी आलोचना क्यों न की गई हो, इसके महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। राज्य को स्वाभाविक रूप से गतिशील संस्था मानकर हीगल ने हमें एक प्रगतिशील दर्शन प्रदान किया है। हीगल ने हमें बतलाया कि व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है, व्यक्ति के विकास के लिए राज्य अनिवार्य है तथा दोनों के हितों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है। यानी व्यक्ति और राज्य के हितों में संघर्ष नहीं है। हीगल ने राज्य को एक नैतिक संस्था मानकर राजनीति और नैतिकता के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। वेपर ने हीगल के राज्य संबंधी विचारों को संपूर्णता प्रदान करते हुए लिखा है कि हीगल ने राजनीति के विभिन्न हितों को समन्वय से उच्चतर स्थान दिया है। उसने कानूनों को कोरी आज्ञा से अधिक श्रेष्ठ माना है। उसने पुलिस राज्य की धारणा को अपूर्ण मानकर राज्य को मनुष्य के नैतिक उद्देश्य का तत्व माना है। हीगल के विचारों को साम्यवाद तथा फासीवाद की पक्षपोषक भी कहा जाता है।
हीगल के विचारों से साम्यवाद तथा फासीवाद की पृष्ठपोषक किया है। यानी हीगल के जो विचार हैं राज्य संबंधी, इससे जो साम्यवाद है तथा जो फासीवाद है, इनके विचारों को पोषण मिला है। मैकगवर्न कहते हैं कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य शुरू होने वाला राजनीतिक हीगलवाद नास्तिक निरंकुश या तानाशाह के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त होगा। यानी यहाँ मैकगवर्न ने हीगल की आलोचना में लिखा है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य शुरू होने वाला राजनीतिक हीगलवाद नास्तिक निरंकुश या तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त होगा। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही मेरे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।